Assalamualaikum 9th General Science students. I hope you're doing great. Welcome to another lecture of your chapter 4 जिसमें आज हम लास्ट कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ेंगे जो कि है मिनरल सॉल्ट्स और इसके अलावा हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है फूड एंड एनर्जी. So the last components of food we're going to talk about are mineral nutrients. मिनरल न्यूट्रिएंट्स ऐसा सब्सटेंसेस हैं जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं विच मीन्स ये बड़े बड़े कंपाउंड्स नहीं हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो. और इनमें किस तरह के मिनरल्स आ जाते हैं जैसे कि कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, सल्फ़र है और इनके बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. ये बॉडी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो लाइक आई जस्ट सेड मिनरल न्यूट्रिएंट्स या मिनरल सॉल्ट्स जो हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये भी ज़रूरी है बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. ये हमें डिफरेंट मिनरल एलिमेंट्स से मिल जाते हैं. अगर हम सोर्सेज की बात करें मिनरल सॉल्ट्स की तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं, डिफरेंट मिनरल एलिमेंट्स जो कि हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट है जैसे कि कैल्शियम है, आयरन है, आयोडीन, फ्लोरीन और मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और इसके अलावा भी कुछ होते हैं जो हमें छोटी क्वांटिटी में, कम क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं. अब इन सबको हम वन बाय वन देख लेते हैं. सबसे पहले आ जाता है कैल्शियम. कैल्शियम के बारे में अभी मैंने आपको जैसे बताया दिस इज़ अ मिनरल न्यूट्रिएंट और मिनरल सॉल्ट जिसका काम जो है वो बोन्स की स्ट्रेंथनिंग का है. इसके अलावा कौन कौन से काम है कैल्शियम के पास? कैल्शियम के पास इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं. नंबर 1 इज़ ब्लड क्लॉटिंग का. ब्लड क्लॉटिंग के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था. उसके अलावा नेक्स्ट इनका फंक्शन आता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस का. ट्रांसमिशन का मतलब है मूवमेंट, एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूवमेंट. और मूवमेंट किस चीज़ की हो रही है? इम्पल्सिस की. इम्पल्सिस जनरेट होती हैं छोटे छोटे सिग्नल्स को कहते हैं जो हमारे ब्रेन से जनरेट होते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाते हैं. सो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस के लिए ज़रूरी है. देन वी हैव थर्ड फंक्शन ऑफ कैल्शियम एज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स और लास्ट वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ बोन्स. सो 4 फंक्शंस हमने कैल्शियम के पढ़ लिए. तो इनसे हमें ये पता चल रहा है कि बॉडी के लिए कैल्शियम कितनी इम्पॉर्टेंट है. सेकंड इम्पॉर्टेंट हमारे पास मिनरल सॉल्ट आ रहा है आयरन. आयरन जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हमने पहले पढ़ा कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही है. आयरन इज़ द पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन. एक्चुअली आयरन इज़ द सेंट्रल एटम ऑफ हीमोग्लोबिन. सो हीमोग्लोबिन का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके सेंटर में जो एटम होता है वो आयरन का होता है. और हीमोग्लोबिन के बारे में हमें पता है इट्स अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो ये है फंक्शन आयरन का हमारे पास, दैट इट्स अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन. और अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी के अंदर तो उससे क्या होता है, डिजीज़ कॉज होती है विच इज़ कॉल्ड एनीमिया. एनीमिया वो डिजीज़ होती है जिसमें हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होती. तो इसके रिज़ल्ट में हमारे ब्लड सेल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं. सो ये आयरन की इम्पोर्टेंस और उसकी डेफिशिएंसी है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास मिनरल जो सॉल्ट आता है दैट्स आयोडीन, जिसको हम आमतौर पर नॉर्मल सॉल्ट के तौर पे भी यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन ग्लैंड. थायरॉक्सिन एक ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा केमिकल है जो थायरॉयड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है. थायरॉयड ग्लैंड हमारी बॉडी में ऐसे छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जो कि डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं. उनमें से एक हार्मोन है थायरॉक्सिन. इसका क्या काम है? इसने हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मसल्स के अंदर आयोडीन को पहुंचाकर उनको स्ट्रेंथ देनी होती है. और अगर आयोडीन हमारी बॉडी में ना हो, उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो एक डिजीज़ कॉज होती है विच इज़ कॉल्ड गोइटर. और इसके अलावा मेंटल जो ब्रेन की ग्रोथ है वो भी आयोडीन की कमी की वजह से रुक जाती है. गोइटर जो डिज़ीज़ है वो मसल्स की डिज़ीज़ है, लेकिन स्पेसिफिकली जो नेक मसल्स हैं उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है या वो सूज जाते हैं जब, तो उसको हम कहते हैं गोइटर. ये किस वजह से कॉज होती है? आयोडीन की वजह से. नेक्स्ट वी हैव सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम के बारे में जो इनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज़ जनरेटिंग नर्व इम्पल्स. अभी मैंने ऊपर आपको इम्पल्सिस के बारे में बता दिया कि इम्पल्सिस क्या होती हैं.
और नर्व इम्पल्स मतलब जो कि नर्व्स के थ्रू ट्रैवल हो रही होती हैं, वो ब्रेन के वो सिग्नल्स जो नर्व्स के थ्रू ट्रैवल होते हैं। नर्व्स जो हैं वो ब्रेन का फंक्शनल यूनिट हैं। सोडियम एंड पोटेशियम ने इन नर्व इम्पल्सेस को बनाना है या स्टार्ट करना है, जिन्होंने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रैवल करके जाना है। सोडियम एंड क्लोराइड जो है इनका जो फंक्शन है, दे कंट्रोल मैनी डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी, जिसमें मेनली जो है वो ग्रोथ का फंक्शन है। सोडियम और क्लोराइड जो है वो बॉडी की ग्रोथ के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। लास्टली जो हमें मिनरल न्यूट्रिएंट बताया हुआ है वो है फ्लोराइड्स, और फ्लोराइड्स के बारे में हमें पता है दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द बेटर और गुड डेवलपमेंट ऑफ टीथ, विच इज़ वाई यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि जब हम टूथपेस्ट ख़रीदते हैं, ये डॉक्टर्स जब रिकमेंड करते हैं टूथपेस्ट, तो वो कहते हैं you should buy a toothpaste with fluoride in it. The reason behind that is the fluoride is responsible for healthy development of our teeth. So this was the topic of mineral salts. This can be asked as an entire long question to you. So इसको आपने पूरा का पूरा attempt करना होगा with all of these headings separately. So the next topic that we're going to start is food and energy. फूड की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी चैप्टर के स्टार्ट में, तो हमने डेफिनेशन में ही कहा था कि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम इनटेक करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे हमें एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी के ज़रिए से हम अपनी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, और बॉडी अपने आप को मेंटेन रखती है। सो एनर्जी हमें किस लिए ज़रूरी होती है? जो हमें फूड से मिली है। इट इज़ नीडेड टू मेंटेन आवर डेली एक्टिविटीज़। उसके अलावा हमारे बॉडी टेम्परेचर को, और इट कंट्रोल्स जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं एंड ग्रोथ। सो ये 4 बेसिक काम हैं जो कि जिनके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, डिफरेंट कामों के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, और ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। और हमें ये भी पता है कि ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? फूड के अंदर से मिलती है, और डिफरेंट फॉर्म्स में होती है। हमने उसके कंपोनेंट्स भी पढ़ लिए, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स पढ़े हैं। जो एनर्जी हमें इन सब चीज़ों से मिलती है उसका एक यूनिट होता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम किसी चीज़ का जब वेट मेजर करते हैं तो हम उसको केजी में मेजर करते हैं। उसका यूनिट जो है वेट का वो केजी या ग्राम होता है। उसी तरह से हाइट का जो यूनिट है वो मीटर हो सकता है या सेंटीमीटर हो सकता है। तो उसी तरह एनर्जी का जो यूनिट है इट्स कॉल्ड कैलोरी। कैलोरी इज़ द एनर्जी unit, is the unit of energy. You must remember this. You can be asked about this in MCQs. So जो कैलोरीज़ हैं, जो एनर्जी का यूनिट है, वो हमें डिफरेंट फूड से मिलता है, और डिफरेंट फूड के अंदर डिफरेंट कैलोरीज़ की का अमाउंट होता है। कैलोरीज़ डिफ़र करती हैं डिफरेंट फूड्स में। जैसे हमने जब कंपोनेंट्स ऑफ फूड को सेपरेटली पढ़ा था, तो हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है फ़ैट से, और फिर उसके बाद हमें प्रोटीन से डिफरेंट मिलती है अमाउंट एनर्जी की, और कार्बोहाइड्रेट से डिफरेंट मिलती है। तो यहाँ पे आपको अगर एग्जांपल में बताया गया है दैट 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4.1 किलो कैलोरीज। यू मस्ट रिमेंबर दीज एज वेल एज फॉर MCQs। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स गिव 4.1 किलो कैलोरीज, और 1 ग्राम जो फैट्स हैं इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो वो 9.3 किलो कैलोरीज देती हैं, यानी कि डबल अमाउंट। सो कार्बोहाइड्रेट से हमें जितनी एनर्जी मिली उसका डबल हमें किससे मिल गया? फैट से। सो यू मस्ट रिमेंबर दीज फिगर्स एज वेल। इसके अलावा जो डिफरेंट फूड के सोर्सेज हैं जिनके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और प्रोटीन्स मिलती हैं, उन सब सोर्सेज के अंदर भी एनर्जी का जो अमाउंट होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे नीचे आपको एक टेबल में दिखा दिया गया है कि डिफरेंट जो फूड हम लेते हैं, फूड के आइटम्स जिनको हम खाते हैं, उनके अंदर से हमें कितनी कितनी एनर्जी मिलती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जो राइस हम इनटेक करते हैं उससे हमें 348 किलो कैलोरीज पर 100 ग्राम एनर्जी मिलती है। और इस लिस्ट में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो हमें मिलती है वो मिलती है ड्राई फ्रूट से। तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं इसका मतलब है दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी।
इसके अलावा सब्जियों के बारे में भी आपको बताया गया है कौन कौन सी सब्जियों में कितनी एनर्जी होती है। व्हीट के बारे में आपको नज़र आ रहा है, इट हैज़ द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज राइस। एग्स और मीट, इन सब के बारे में आपको बता दिया गया है कि इन सब में से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। अब ये एनर्जी जो है वो हमारे डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, और स्पेसिफिकली अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो ह्यूमंस के डिफरेंट ग्रुप्स में कितने किन किन लोगों को कितनी कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर इंसानों को कैटेगराइज करें तो हम उनको 3 ग्रुप्स में कर सकते हैं। एक होते हैं छोटे बच्चे, किड्स, चिल्ड्रन, और फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं अडल्ट्स यानी कि यंग पीपल, और फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं ओल्ड पीपल। सो ये 3 कैटेगरीज डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं हमारे ह्यूमंस में। सो हम अब देखते हैं कि एनर्जी जो हम ले रहे हैं फूड से वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, हमें किस किस चीज़ों के अकॉर्डिंग एनर्जी चाहिए होती है। ये फैक्टर्स हैं रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले तो ये कि किसी भी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कितनी ज़्यादा हो रही है, जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। फिर हमारे पास है बॉडी वेट, सेक्स यानी कि मेल है या फीमेल, एज यानी कि कौन सी एज ग्रुप है, क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि किस तरह के एनवायरनमेंट में रहने वाले लोग हैं, और फिजियोलॉजिकल कंडीशन यानी कि बॉडी की हेल्थ किस तरह की है। सो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड जिन पर कर रहा है कि हमने कितनी एनर्जी लेनी है एक ह्यूमन बीइंग ने। सो अगर इन सारे कैटेगरीज़ के लिहाज से देखा जाए तो सबसे पहले हम चिल्ड्रन में देख लेते हैं। चिल्ड्रन के बारे में हमें पता है कि उनके अंदर, क्योंकि वो छोटे होते हैं तो उनके अंदर कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ हो रही होती है, दे आर कॉन्टीन्यूसली ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। वो बड़े हो रहे होते हैं और उनके अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस तेज़ी से हो रहा होता है। इस वजह से चिल्ड्रन को एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो फर्स्ट ग्रुप वी आर स्टडिंग अबाउट इज़ चिल्ड्रन। उनको एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट एंड ओल्ड पीपल। जबकि दूसरी तरफ अगर हम ओल्ड पीपल को देख लें तो उनके केस में उनको एनर्जी की काफ़ी कम ज़रूरत होती है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि उनकी बॉडी कम्प्लीटली डेवलप्ड होती है। इनफैक्ट उनके कुछ बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, तो अब उनको एनर्जी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनका काम करना और उनका चलना फिरना और उनकी बॉडी की ग्रोथ जो है वो बहुत कम हो चुकी हुई होती है। उसके बाद अगर हम देख लें कि जेंडर से क्या फ़र्क पड़ता है, तो मेन को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, क्योंकि जो मेन का बॉडी होती है एक तो वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होती है और दूसरा उन्होंने ज़्यादा काम करना होता है। दे आर एक्टिवली इंगेज्ड इन फिज़िकल हार्ड वर्क, देयरफॉर दे नीड मोर एनर्जी। उसी तरह से अगर विमेन की कैटेगरी में देखा जाए तो ऐसी विमेन जिनके छोटे बेबीज़ होते हैं उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज दे आर नॉट ओनली जस्ट फीडिंग देमसेल्व्स बट दे आर ऑल्सो फीडिंग देयर बेबीज़, या फिर देयर इज़ डेवलपमेंट ऑफ बेबीज़ हैपनिंग इनसाइड दैम, दैट्स वाई दे नीड मोर एनर्जी। इसी तरह अब आगे क्लाइमेट की बात अगर हो जाए, जिस तरह हमने कहा कि एनर्जी क्लाइमेट पर भी डिपेंड कर रही है, तो क्लाइमेट का क्या फ़र्क पड़ता है। डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में रहने वाले लोगों की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की। फॉर एग्जांपल अगर हॉट क्लाइमेट की बात की जाए यानी गर्म इलाके की बात की जाए तो ऐसे लोग जो इस तरह के इलाकों में रहते हैं दे नीड लेस एनर्जी, जबकि ऐसे लोग जो कि कोल्ड टेम्परेचर्स में रहते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि लास्ट टाइम आई मेंशन दैट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्रीज़। सो इस 37 डिग्री को मेंटेन रखने के लिए अगर जब टेम्परेचर इससे ड्रॉप कर जाएगा, इससे कम हो जाएगा, तो उसको मेंटेन रखने के लिए इस टेम्परेचर को उनको इस तरह का फूड लेना पड़ेगा या इस तरह का कोई भी काम करना पड़ेगा ताकि उनकी बॉडी हीटअप हो सके और ये वाला टेम्परेचर वो मेंटेन कर सकें। जबकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा वाले एरिया में लोग रहते होंगे तो उनको एनर्जी नहीं चाहिए होगी। इनफैक्ट उनका अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाता है सराउंडिंग में तो उनको अपनी बॉडी के अंदर से हीट बाहर निकालनी पड़ेगी कॉन्टीन्यूसली ताकि उनकी बॉडी कूल डाउन रहे और ये वाला टेम्परेचर मेंटेन करके रखे। यहाँ पर आपको एक टेबल भी दिखाया गया है, टेबल 4.2, जिसमें आपको डिफरेंट एज ग्रुप के लोग ह्यूमंस और उनकी रिक्वायर्ड एनर्जी बता दी गई है। सो अगर चिल्ड्रन के ग्रुप में देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 10 to 12 ईयर्स की रेंज के बच्चों को ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा एनर्जी की। और अगर अडल्ट्स के बारे में देखा जाए
तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मेन जो कि ज़्यादा काम करते हैं, विच इज़ 4500 किलो कैलोरीज। आखिर में मैंने वंस अगेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं जो कि आपके टॉपिक में से निकाले गए हैं, और इसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है जो कि मिनरल सॉल्ट्स पर है। सो अगर आपको मिनरल सॉल्ट्स पर नोट लिखने के लिए आता है, यू विल हैव टू राइट द इंटायर टॉपिक। और जो ऊपर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी मैंने आपको मार्क करवा दिया था जब मैंने आपको पढ़ाया है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।